अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलिक सफ़दर हयात की एक नई-सी कहानी, मतलब मेरी नज़रों में तो पहली बार आई है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुन रखी हो, तो वो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो आप लोग सुनें और सुनते वक़्त ही लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करें? कहानी का नाम है मुक़द्दमा, और हमारे मलिक सफ़दर हयात साहब की है। लाश की इत्तला मिलते ही मैं कांस्टेबल आबिद हुसैन के हमरा जाए मौका पर पहुंच गया। वो सुबह का वक्त था और जनवरी का ठंडा ठार महीना। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू चाचा ने दी थी। फैज़ू पेशे के एतबार से कुम्हार था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक थाने में थी, और यहाँ आए हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। फैज़ू की रहनुमाई में मैं मौक़े वारदात पर पहुँच तो गया था, मगर मज़कूरा लाश को देखकर मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। मकतूल की उम्र 15 से 16 साल तक रही होगी, और मेरी हैरत का सबब उसका हुलिया, बनाव, सिंगार और पहनावा था। बादी नज़र वो कोई नौखेज़ लड़की दिखाई देता था, क्योंकि उसने ज़नाना लिबास ज़ेबतन कर रखा था, जो खासा भड़कीला भी था। इलावा अज़ी उसने औरतों की तरह भरपूर मेकअप कर रखा था। लेकिन जब मैंने झुक कर बगौर उसका जायज़ा लिया, तो वो मुझे एक नौजवान मर्द नज़र आया। उसके हवाले से मेरे ज़हन में जो पहला ख़्याल उभरा, वो कुछ इस तरह का था कि कहीं ये एक नौउम्र मुख़न्नस तो नहीं? इस ख़्याल ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। मैं उकड़ू बैठकर उस नौजवान की लाश का तफ़सीली मुआयना करने लगा। जाए वो कुआँ नहर का किनारा था। मक़तूल का गला काट कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन जिस जगह लाश पड़ी थी, वहाँ ज़मीन पर खून के आसार दिखाई नहीं देते थे। ऐसा महसूस होता था कि इस बदनसीब को कहीं और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को यहाँ फेंक दिया गया था। अलबत्ता उसके ज़नाना लिबास पर जा बजा खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पर उसकी कमीज़ का गिरेबान बुरी तरह खून आलूद था। ज़ाहिर है, जब उसकी शेरक को किसी ने तेज़ धार आले की मदद से काटा होगा, तो वहाँ से लहू का फव्वारा छूटा होगा, जिसने उसके लिबास का सामने वाला हिस्सा तरबतर कर दिया होगा। बहरहाल, लिबास पर लगने वाला खून खुश्क हो चुका था, जिसके दो मुमकिन असबाब थे। नंबर एक, मकतूल की जिंदगी का चिराग गुल हुए 5-6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। नंबर दो, शदीद सर्द मौसम ने खून को खुश्क होने में मदद दी थी। नौजवान की लाश को देखकर उसकी जात यानी जिन्स के हवाले से मेरे जहन में मुखन्नस का जो तस्वुर उभरा था, उसकी वजह महज उसका पहनावा और बनाव सिंगार ही नहीं था, बल्कि उसके चेहरे के खाल व खत में भी नुस्वानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। इस पर मुस्तजाद सुर्खी पाउडर, नील पॉलिश, गाज़ा और काजल वगैरह के इस्तेमाल ने उसे एक नौउम्र लड़की का मुस्तशकल कर दिया था। उसमें एक हसीन और जमील नौखेज़ लड़की की गहरी मुशाबहत पाई जाती थी। वो हिजड़ा या ख्वाजा सरा था या नहीं, उसके बारे में सरेदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसका तिबी मुआयना ही इस गुत्थी को खोल सकता था। मैंने उस नौजवान की लाश को उलट-पलट कर देख लिया, लेकिन कोई ख़ास सुराग मेरे हाथ न लग सका। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस लड़का या लड़की या ख्वाजा सरा को किसी और जगह मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को नहर के किनारे के साथ-साथ डाल दिया गया था। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस हुरमा नसीब की मौत रात के दरमियानी हिस्से में वाक़ हुई थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला मक़तूल की शनाख्त का था। जब तक ये मालूम ना हो जाता था कि वो था या थी, कौन है, तफ्तीश को आगे बढ़ाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना हो सकता था। इस वक़्त जाए वक़्वा पर निस्फ़ दर्जन अफ़राद मौजूद थे, जिनमें इत्तला कुनिंदा फैज़ू चाचा भी शामिल था। मैंने फैज़ू चाचा ही से पूछताछ का आगाज़ शुरू किया। फैज़ू चाचा, मुझे बताओ, इस लाश को तुमने कब देखा? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस ठंडे ठार मौसम में इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? थानेदार साहब, जिस तरह एक लोहार को लोहे की, एक तरखान को लकड़ी की या एक मोची को चमड़े की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक कुम्हार को भी मिट्टी चाहिए होती है। वो वजाहत करते हुए बोला। मैं भी मिट्टी लेने के लिए नहर की तरफ गया था। आप तो जानते हैं, मौसम सरमा में नहरों और दरियाओं का पानी सूख जाता है, यानी उनमें ना होने के बराबर पानी रह जाता है। बस नहर और दरिया के दरमियानी हिस्से में ही पानी की एक लकीर सी बहती रहती है।
इस तफसील की जरूरत नहीं है फैजू, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं। तो मुझे लाश के दरियाफ्त के बारे में बताओ। मैं अपने कुत्ते मोती और गधे के साथ सुबह सवेरे नहर से मिट्टी निकालने उस तरफ गया था। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। जब नहर में पानी कम हो तो वहां से मिट्टी निकालना आसान हो जाता है। मैं जैसे ही नहर के किनारे पर पहुंचा, मोती ने मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। मैं मोती की फितरत और आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये दूसरे कुत्तों की तरह ख्वामख्वाह गुर्राने या भौंकने का शौकीन नहीं है। मैं गधे के साथ नहर के किनारे उतर चुका था और मैंने मिट्टी हासिल करने की गर्ज से खुदाई का काम भी शुरू कर दिया था। मैंने एक दो बार मोती को डांटा भी, लेकिन नहर के दूसरे किनारे की तरफ देखते हुए भौंकना जारी रखे हुए था। सो मैं मोती की भू भू पर तवज्जो देने के लिए मजबूर हो गया। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने मिट्टी खोदने के काम को अधूरा छोड़ा और मोती की रहनुमाई में नहर के दूसरे किनारे की जानिब चल पड़ा। नहर के वस्त उबूर करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। पानी की गहराई घुटनों से ज्यादा नहीं थी। मोती पानी में उतरने के बाद बहुत खुश था। ये मजे से ठंडे पानी में तैर रहा था। आपको तो पता ही है, हमारी तरह जानवरों को भी ज्यादा सर्दी नहीं लगती। हाँ मुझे पता है, मैंने बेजारी से एक बार फिर उसकी बात काटी। फैजू हद से ज्यादा बातूनी था, या यूं समझ ले कि वो रूसी नावल निगारों की तरह जजियात निगारी का आदी था। मैंने कता कलामी करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, तुम नहर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उसके बाद दूसरे किनारे पर पहुंचते ही मोती ने उन झाड़ियों का रुख किया जहां इस वक्त हम खड़े हैं। वो लाश के नजदीक मौजूद झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और मैंने यहीं पर उस लड़के की लाश देखी। उसके बाद मैं सीधा थाने पहुंच गया। क्या तुम्हें यकीन है कि मकतूल लड़का ही है? मैंने फैजू की आंखों में देखते हुए सवाल किया। ये मेरा अंदाजा है थानेदार साहब, फैजू ने कहा। अगर उसने लड़कियों का लिबास पहन रखा है और लड़कियों की तरह खूब मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का ही है। ये लड़की या लड़का के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। मेरा मतलब है तालियां बजाने और ठुमके लगाने वाली तीसरी जिन्स। हाँ जी, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये भी तो मुमकिन ही है। क्या तुम मकतूल को पहचानते हो? नहीं, वो नफी में सर झटकते हुए बोला। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अगर उसके चेहरे का मेकअप उतार दिया जाए तो शायद मैं उसकी शनाख्त करने में कामयाब हो जाऊं। इसका मेकअप तो अब बवक्ते गुस्ल ही उतरेगा, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा। जब ये काम हो रहा होगा तो मैं तुम्हें जरूर जहमत दूंगा। फैजू के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे मेरी बात उसके भेजे में ना उतरी हो। मैं उसे छोड़कर वहां मौजूद दूसरे लोगों से पूछ परतीत करने लगा। मेरी इस कोशिश के मुस्बित नताइज बरामद हुए। थानेदार साहब, एक कदावर शख्स ने आगे बढ़कर गहरी संजीदगी से कहा, फैजू की इस बात में तो वजन है कि जब तक इस लड़के के चेहरे को साफ न किया जाए उसकी शनाख्त आसान नहीं होगी। लेकिन मैं इस हालत में भी एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं होगा। गंदुमी रंगत वाले उस दराज कामत और कवील जिस्सा शख्स ने बड़ी अहम बात कर दी थी। मैंने चौंक कर उस बंदे की तरफ देखा और इस्तिफसार किया, तुम्हारा नाम क्या है? मुराद अली, उसने जवाब दिया। मुराद अली की उम्र 40 के आसपास रही होगी। वो हाथ पांव का मजबूत और एक सेहतमंद इंसान था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, मुराद अली, तुम क्या करते हो? मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ सरकार, उसने बताया। मेरे पास 4 किले यानी 4 एकड़ ज़रई अराजी है। इसमें मैं खुद ही खेती बाड़ी करता हूँ। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, तुम मकतूल की शनाख्त के बारे में कुछ बताने वाले थे? जी जनाब, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। मुझे लगता है मकतूल का नाम चौधरी खावर हयात है। ये चौधरी यावर हयात का बेटा है। मैं हयात आबाद के चौधरी की बात कर रहा हूँ थानेदार साहब। हयात आबाद नामी वो गांव मेरे थाने से लगभग 2 मील के फासले पर शुमाल में वाक़ था और जाए वकुआ से हयात आबाद की दूरी 1.5 मील के आसपास थी। यानी मैं इस वक्त अपने थाने से कमोबेश आधा मील दूर नहर के किनारे खड़ा था और ये नबीपुरा नाम में एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी 500 नफूस पर मुश्तमिल थी। नबीपुरा में 100 के करीब मकानात थे। मुराद अली, मैंने उस छोटे से जमींदार को मुखातिब करते हुए मोतदिल अंदाज में पूछा, क्या तुम कानून की मदद करने के लिए चंद घंटे काश्तकारी का काम रोक सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला। आप हुक्म करें थानेदार साहब। तुम किसी बंदे को अपने साथ लेकर फौरन हयात आबाद रवाना हो जाओ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वहां जाकर सबसे पहले चौधरी यावर हयात के बेटे
चौधरी खावर हयात के बारे में मालूमात हासिल करो। अगर खावर गांव में कहीं मौजूद ना हो तो फिर हवेली जाकर बड़े चौधरी साहब को इस वाक़े के बारे में बता देना। समझ गया सरकार, वो तवाना लहजे में बोला। मैं अभी जाता हूँ वहाँ। शाबाश। मैंने सताइशी नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुराद अली के जाने के बाद मैंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि वो फौरी तौर पर किसी तांगे का बंदोबस्त करें ताकि मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा जा सके। फिर मैं कांस्टेबल आबिद हुसैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई आबिद हुसैन, तुम्हें कुछ मिला? नहीं मलिक साहब, जो भी है यही है, उसने नामालूम मकतूल की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने नहर के अंदर बाहर मशरिक मगरिब दोनों सिमत खूब अच्छी तरह देख लिया है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी शय नहीं मिली जो इस वारदात पर रोशनी डाल सके, और आला कत्ल का तो दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। आला कत्ल की बाजियाबी के ज़्यादा इम्कानात उस मकाम पर होंगे जहां इस खूबरू नौजवान को मौत के घाट उतारा गया था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। और अगर ये वाकई चौधरी यावर हयात का बेटा है तो उसकी पुरस्रार मौत के पसे पर्दा कोई सनसनीखेज कहानी ज़रूर होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है मलिक साहब, कांस्टेबल ने आम से लहजे में कहा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़के ने जनाना लिबास पहनकर औरतों की तरह मेकअप क्यों कर रखा है। इस लाश का पोस्टमार्टम हमारे हर सवाल का जवाब दे देगा आबिद हुसैन, मैंने पुरमानी अंदाज में कहा। उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि मकतूल कोई नौउम्र लड़का है या लड़की है, या फिर कोई दरमियानी जिन्स। आबिद हुसैन अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। मेरा कभी हयात आबाद जाना नहीं हुआ था। मुझे इस थाने का चार्ज संभाले अभी चंद माह ही हुए थे, लेकिन मैंने वहाँ के चौधरी यावर हयात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ताहम उसकी फैमिली के हवाले से मेरी मालूमात कुछ खास नहीं थी। आज यावर हयात से पहली बार मेरी मुलाकात होने वाली थी, बशर्ते कि मकतूल का ताल्लुक उसी की फैमिली से हो। वैसे मुराद अली के लहजे से झलकते एतमाद ने मुझे बता दिया था कि उसका अंदाज़ा सच साबित होगा। मुराद अली की वापसी 2 घंटे बाद हुई और चौधरी यावर हयात उसके साथ आया था। चौधरी के हमरा उसके 2 खास मुलाजिम भी जाए वक़ा पर पहुंचे थे। चौधरी अपने सजे सजाए आलिशान तांगे से उतरकर सीधा नौजवान की लाश के पास पहुंचा। उसके हवारी चंद कदम पीछे ही रुक गए थे। लाश को देखकर चौधरी यावर हयात के चेहरे पर जो तासुरात उभरे वो मुझसे पोशीदा नहीं रह सके थे। फौरन से पेशतर मुझे मालूम हो गया था कि उसने अपने बेटे को पहचान लिया है। फिर यही शनाख्त उसकी ज़ुबान से फिर फिसल गई। मलिक साहब, वो लाश की जानिब इशारा करते हुए मुझसे मुस्तफसिर हुआ, किस बदबख्त ने मेरे जिगर के टुकड़े का ये हश्र किया है? मैं उस कमीने की पूरी नस्ल ही ख़त्म कर दूंगा। चौधरी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मैं आपके गम व गुस्से को समझ सकता हूँ। यकीन करें, मुझे आपसे गहरी हमदर्दी है, और अगर आपको मुझसे ज़रा सी भी हमदर्दी है तो खाविर के कातिल को ढूंढ कर मेरे सामने ले आए। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, मैं उस शैतान को अपने हाथों से सज़ा दूंगा, और सज़ा भी ऐसी जो भी सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। चौधरी साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि खावर के कातिल को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, मैंने उसके ज़ख्मी जज्बात का ख्याल करते हुए नर्म लहजे में कहा। और जब वो बंदा मेरे गिरफ्त में आ जाएगा तो यकीन रखें मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा, मगर इस सब के लिए मुझे आपकी ताउन की ज़रूरत होगी। मलिक साहब, आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो खफगी भरी नज़र से मुझे घूरते हुए बोला, जिस किसी ने भी मेरे बेटे की जान ली है वो किसी अदालत से नहीं बल्कि मेरे हाथों से इब्रतनाक सज़ा पाएगा। बस आप खावर के कातिल को पकड़कर मेरे हवाले कर दें, आगे मैं जानूं और मेरा काम। चौधरी यावर हयात इस वक्त जो मुतालबा मुझसे कर रहा था उसे पूरा करना कानूनी और इखलाकी तौर पर मुमकिन नहीं था, मगर मैं उसकी जहनी कैफियत को भी समझ रहा था, इसलिए मोतदिल अंदाज में कहा, चौधरी साहब, मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ और मेरे थाने की हुदूद में कत्ल की एक वारदात हुई है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप कार्य सरकार में रुकावट डालने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। वो तीखे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा, किसी मुजरिम को सज़ा देना या दिलवाना कानून का काम है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट और अदालतें मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतालिक शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं गैर मुतालिक कैसे हो गया मलिक साहब? वो तंजिया लहजे में बोला, मेरे जवान बेटे को किसी जालिम ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है और आप मुझे कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ चौधरी साहब, लेकिन मेरी बात इस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जवान बेटे की मौत ने आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया है।
میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے لاش کی شناخت کر دی؟ بس یہ کافی ہے۔ اب آپ جا کر حویلی میں آرام کریں، میں یہاں کے معاملات نپٹانے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا آپ کا تفصیلی بیان قلم بند کرنے کے لیے۔ یہاں کے معاملات؟ وہ شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آخر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سامنے آپ کو تانگا کھڑا نظر آ رہا ہے نا؟ میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے حکم پر چودھری کی آمد سے پہلے ہی موضع نبی پورہ والوں نے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، میں نے یہ تانگا خاور کی لاش کو اسپتال بھجوانے کے لیے منگوایا ہے، میں نے کہا، تاکہ پوسٹ مارٹم کا کام خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ تو کیا آپ میرے بیٹے کی چیر پھاڑ کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے غسیلی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ چودھری صاحب، یہ قانونی تقاضا ہے، میں نے اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے واشغاف الفاظ میں کہا۔ اس میں میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ میں خاور کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دوں گا، آپ یہ لاش میرے حوالے کر دیں، میں اسے اپنے ساتھ حیات آباد لے جاؤں گا۔ افسوس کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ خاور کی لاش یہاں سے سیدھی سرکاری اسپتال جائے گی۔ پھر میں نے سرگوشیانہ لہجے میں اضافہ کر دیا۔ چودھری صاحب، آپ اپنے بیٹے کی پوسٹ مارٹم کی اس قدر خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کسی خفیہ راز کے افشا ہو جانے کا اندیشہ ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ خاور کے پوسٹ مارٹم سے خائف نظر آتا تھا، یعنی دال میں کچھ تو کالا ضرور تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت آپ چپ چاپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کی حویلی میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا حلیہ اور لباس دیکھا ہے نا؟ میں نے خاور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اگر یہاں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے فضول بحث کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، لمحانی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ کو جگ ہنسائی کا بہت شوق ہے تو پھر ادھر ہی بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں، مگر ایک نقطہ ذہن نشین کر لے کہ اگر بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ یک بستہ موسم کے باوجود بھی چودھری یاور حیات کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اس کے ماتھے پر عرق انفعال کی چمک تھی۔ میری بات چودھری کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں حویلی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھری کو یقین دلایا کہ ہمارے درمیان حویلی میں جو بھی گفتگو ہوگی اسے منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خاور کی لاش کو کانسٹیبل عابد حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود لوگوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ جائے وقوع کی طرف کوئی بھی آنے یا جانے کی کوشش نہ کرے۔ عین ممکن تھا کہ بعد ازاں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لاش اس نہر پر پہنچی کیسے تھی، مجھے کسی کھوجی سے کھرا نکلوانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ خاور کی موت کا منظر جس انداز میں میرے ذہن میں محفوظ ہوا تھا وہ مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ یہ کیس اتنا آسان نہیں تھا جیسا کہ بظاہر دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور عابد حسین گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع کی طرف پہنچے تھے۔ کانسٹیبل تو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر خاور کی لاش کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں جب اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا تو عقب سے کسی نے مجھے مخاطب کیا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مراد علی پر میری نظر پڑی، وہی کاشتکار جسے میں نے خاور کے حوالے سے جانکاری حاصل کی تھی اور چودھری کو وہاں لانے کے لیے حیات آباد بھیجا تھا۔ ہاں مراد علی، میں نے معتدل انداز میں کہا، بولو کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، ادھر حیات آباد میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے جس کا نام الیاس گھمن ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب آپ نے مجھے چھوٹے چودھری کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے حیات آباد روانہ کیا تھا تو میں سیدھا جا کر الیاس گھمن سے ملا تھا اور اسی کی زبانی مجھے جو بھی پتہ چلا ہے وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے۔ الیاس گھمن نے ایسا کیا کہہ دیا تم سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ الیاس گھمن نے مجھے بتایا کہ چودھری خاور حیات مکمل طور پر نر نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک نوجوان لڑکا نظر آتا ہے لیکن اس کے وجود میں کہیں ایک لڑکی چھپی ہوئی ہے، اسی لیے وہ زنانہ کپڑے پہن کر بہت خوش ہوتا ہے اور بناؤ سنگھار کرنا بھی اس کی عادت ہے۔ وہ رقص کا بھی شوق رکھتا ہے۔ چودھری خاور حیات کا یہ معاملہ حیات آباد کے زیادہ تر وسنائک جانتے ہیں، اسی لیے بڑے چودھری صاحب نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
बस हफ्ते में 1-2 बार वो चौधरी साहब के खास मुलाजिम के साथ हवेली से निकलकर डेरे पर जाता है, जहाँ वो लड़कियों वाले कपड़े पहनकर और बनाव सिंगार करके अपना शौक पूरा कर लेता है। खावर की आमद और जामद रात के अंधेरे में होती है, मेरा मतलब होती थी। अब तो वो बेचारा इस दुनिया से दूसरी दुनिया जा चुका है। मुराद अली की सुनाई हुई कहानी ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी कि मकतूल खावर बदकिस्मती से ट्रांसजेंडर यानी मखलूतुल जिन्स था, यानी लड़का होने के बावजूद भी लड़की की खुसूसियात उस पर हावी थी। ऐन मुमकिन है कि यह हार्मोन्स की आर्जी कमी या ज़्यादती का नतीजा हो, लेकिन उस ज़माने में इस हवाले से जदीद टेस्ट वगैरह या हार्मोन्स थेरेपी वगैरह का कोई तस्वुर नहीं था। चुनांचे ऐसे किरदारों को हिजड़ा, मुखन्नस या ख्वाजा सरा समझ लिया जाता था। इस तनाजुर में चौधरी यावर हयात की मजबूरी, बेबसी को मैं महसूस कर सकता था। मैंने मुराद अली से कहा, तुमने मुझे निहायत ही अहम मालूमात फराहम की हैं, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा अगर तुम चौधरी खावर के बारे में कुछ जानते हो तो वो भी मुझे बता दो। नहीं सरकार, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। हाँ अलबत्ता, वो लम्हे भर को रुका, फिर गहरी संजीदगी से कहा, आपने बड़े चौधरी साहब से वादा किया है कि यहाँ के मामलात को निपटाने के बाद आप उनसे मिलने हयात आबाद जाएंगे। हाँ, मैं अपना वादा ही ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने सवालिया नज़र से मुराद अली की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने अपने जिस रिश्तेदार इलियास घमन का जिक्र किया है, वो हयात आबाद में कपड़े की एक दुकान चलाता है। वो वजाहत करते हुए बोला, अगर आपके पास वक्त हो तो आप हयादाबाद के मेन बाज़ार में जाकर इलियास घुमन से ज़रूर मुलाकात करें। मुझे उम्मीद है कि इलियास आपको कोई ऐसी बात ज़रूर बता सकेगा जो इस केस में आपके लिए मुफीद साबित होगी। तुम्हारा ये मशवरा लायक तहसीन है मुराद अली। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे इस मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मुराद अली मुझे बताओ, तुम्हारे पास जो क़ताए अराज़ी है वो किस तरफ है? मेरा मतलब है वो यहाँ से कितनी दूर है? कोई दूर नहीं है जनाब, वो सामने देखें। वो एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो रही मेरी 4 कल्ले ज़री ज़मीन। ओह, तुम्हारी ज़मीन तो जायवक़ुआ से बमुश्किल 200 गज के फासले पर मशरिकी जानिब है। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा और सवाल किया, इतनी नज़दीकी के सबब? सबसे पहले तो तुम्हें खावर हयात की लाश को दरियाफ्त करना चाहिए था, फिर फैज़ू कुम्हार तुम पर सबकत कैसे ले गया? उसकी 2 वजूहात है थानेदार साहब, उसने गहरी संजीदगी से बोला। नंबर 1, जब फैज़ू मिट्टी निकालने के लिए नहर की तरफ आया तब मैं अपने खेतों में पहुंचा हुआ नहीं था। नंबर 2, मैं अपने साथ कोई कुत्ता नहीं रखता। अगर फैज़ू का वो कुत्ता मोती भोंक भोंक कर नहर के दूसरे किनारे की जानिब इशारा न करता तो फैज़ू चुपचाप अपना काम करके वापस चला जाता और खावर हयात की गर्दन कटी लाश उधर झाड़ियों में ही पड़ी रहती, पता नहीं कब तक। मुराद अली की वजाहत से जहानत और माकूलियत टपकती थी। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मैं हयात आबाद जा रहा हूँ, इस दौरान में तुमने एक काम करना है। जी हुक्म करे थानेदार साहब। वो सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगा। हयात आबाद से वापस आने के बाद मैंने खोजी से जाए वक़ुआ का मुआयना कराना है, मैंने कहा, और मैं चाहता हूँ कि ये जगह जूं की तूं रहे ताकि खोजी को खुरा उठाने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, मैं चंगी तरह समझ गया थानेदार साहब। वो सर को अज़बाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप ये जानना चाहते हैं कि छोटे चौधरी की लाश हयात आबाद से नबीपुरा कैसे पहुंची? हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने जोर देकर तायदी अंदाज में कहा। और तुमने अपने खेतों में रहते हुए इस जगह की निगरानी करना है। कोई बंदा बशर इस तरफ नहीं आना चाहिए ताकि मुजरिम के पाँव के निशानात दूसरे लोगों के पाँव के निशानात के साथ खलत मलत ना होने पाए। तुम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो? जी थानेदार साहब, वो तवाना लहजे में बोला। आप बेफिक्र होकर हयात आबाद जाएं, मैं पूरी चौकसी के साथ जाए वारदात की निगरानी करूंगा। एक बात और, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, नबीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अफराद यहाँ जमात हैं उनमें से सिर्फ तुमने ही मकतूल की शनाख्त की है और इलियास घुमन ने तुम्हें चौधरी खावर के मसले के बारे में भी बता दिया है। यानी नबीपुरा में सिर्फ तुम ही खावर की हकीकत से वाकिफ हो। इस सनसनीखेज मालूमात को फिलहाल अपने तक ही महदूद रखना, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम जब तक मैं चौधरी खावर के कातिल को गिरफ्तार नहीं कर लेता। समझ गया थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने एक बार फिर मुराद अली का शुक्रिया अदा किया और उसे जरूरी हिदायत देने के बाद वापस अपने थाने आ गया। हयात आबाद का नाम चौधरी यावर हयात के दादा चौधरी नादिर हयात के नाम पर रखा गया था और ये क़याम पाकिस्तान से निस्फ सदी पहले की बात है।
اب نادر حیات اور اس کا بیٹا دلاور حیات اس دنیا میں باقی نہیں تھے۔ اس وقت نادر حیات کا پوتا چودھری یاور حیات آباد کا مطلق العنان حکمران تھا۔ میں کانسٹیبل محمد اسلم کے ساتھ حیات آباد پہنچ گیا تھا، لیکن چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے میں نے گاؤں کے مین بازار میں الیاس گھمن سے بھرپور ایک ملاقات کر لی تھی، اور اس بات چیت میں میری معلومات میں گراں قدر اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ حیات آباد متوسط آبادی والا ایک گاؤں تھا۔ وہاں 200 سوا 200 مکانات تھے اور وسنائکوں کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ چودھری یاور حیات سے ملاقات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو چھوٹے چودھری یاور حیات کی پراسرار موت پر روشنی ڈالے گا۔ چودھری یاور حیات کی عمر 60 سال سے متجاوز تھی، اور اگر حقیقت بیانی سے کام لیا جائے تو ساٹھا پاٹھا کی عملی تفسیر تھا۔ یاور حیات کی پہلی شادی خالدہ بی بی سے ہوئی تھی۔ خالدہ بھی ایک نزدیکی گاؤں کی طاقتور زمیندار کی بیٹی تھی۔ خالدہ سے چودھری کی 3 اولادیں پیدا ہوئی، اور وہ تینوں بیٹیاں تھیں، جن میں سے رابعہ کی عمر اس وقت 35 سال، صادقہ کی 32 سال اور عارفہ کی 30 سال کی تھی۔ وہ تینوں شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوش باش تھیں۔ چودھری یاور کی شدید خواہش تھی کہ اس حویلی میں کوئی اولاد نرینہ بھی پیدا ہو، مگر اب تک تو خالدہ قدرت نے اسے اولاد نرینہ نہیں بلکہ زرینہ سے نوازا تھا۔ تیسری بیٹی عارفہ کی پیدائش کے بعد ایک رات چودھری نے اپنی بیوی سے کہا، خالدہ، کیا تمہاری تمنا نہیں ہے کہ اس حویلی کو کوئی وارث مل جائے؟ خالدہ اس کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے لڑکا پیدا کرنے کا غیر محسوس مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں چودھری صاحب، میں بھلا ایسی خواہش کیوں نہیں کروں گی؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ چاہے جتنا عرصہ اپنے بھی ماں باپ کے گھر رہیں، لیکن ایک دن شادی کر کے وہ اپنے میکہ چھوڑ کر سسرال چلی ہی جاتی ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا پیدا کرنا کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ سب تو سوہنے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا معلوم کہ میں اولاد نرینہ کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں؟ یاور حیات نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں، تو آپ اسے اللہ کی کوئی مصلحت کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ خالدہ نے معتدل انداز میں کہا، ہو سکتا ہے بیٹا ہماری قسمت میں ہی نہ ہو۔ انسان کو اپنے نصیب پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صرف دعا کافی نہیں ہوتی ہے خالدہ، چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی ہیلہ اور وسیلہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں سمجھی نہیں چودھری صاحب، خالدہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہ تینوں بیٹیاں ہماری کوشش سے ہی تو اس دنیا میں آئی ہیں۔ اگر ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا تو آنے والے 10 سالوں میں ہم 1 درجن بیٹیوں کے والدین بن چکے ہوں گے۔ اللہ کی بندی، چودھری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں چودھری صاحب، خالدہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا، آپ کس ہیلے اور وسیلے کی بات کر رہے ہیں؟ مذہب نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، چودھری نے سمجھانے والے انداز میں جواب دیا۔ عین ممکن ہے کہ میرے نصیب میں اولاد نرینہ تو ہو مگر کسی دوسری عورت کے بطن سے۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کا ہیلہ اور وسیلہ، خالدہ نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ آپ بیٹے کے حصول کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں غلط کیا ہے چودھرائن؟ چودھری نے معتدل انداز میں کہا، مذہب نے مجھے یہ حق دے رکھا ہے۔ عجیب بات ہے چودھری صاحب، خالدہ نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، مرد کو صرف دوسری شادی کے لیے ہی مذہب کیوں یاد آتا ہے، اور وہ اپنے حق کو بنیاد بنا کر دوسری شادی کا جواز دینے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا کرتے ہوئے وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حقوق کے ساتھ فرائض کو بھی نتھی کر رکھا ہے؟ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو چودھرائن؟ یاور حیات بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا میں نے تمہارے اور تینوں بچیوں کے حقوق پورا کرنے میں کبھی کسی غفلت سے کا مظاہرہ کیا ہے یا کبھی کسی غفلت سے کام لیا ہے؟ میں نے تم لوگوں کو اس حویلی کے اندر رانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور شہزادیوں کی طرح آرام دہ زندگی دے رکھی ہے۔ مجھے بتاؤ تم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ چودھری صاحب، آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ آپ نے میرے الفاظ پر دھیان نہیں دیا۔ خالدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے حقوق اور فرائض دونوں کی بات کی ہے، تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں تم لوگوں کے حقوق تو پورے کر رہا ہوں لیکن اپنے فرائض نبھانے میں کوتاہی کر رہا ہوں؟ چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تم لوگوں کے حقوق اور میرے فرائض یہ تو ایک ہی بات ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے، خالدہ نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے
इस वक्त दूसरी शादी को जायज़ साबित करने के लिए मज़हब का सहारा लिया है, और ये मज़हब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। आप मज़हब के मर्दों को दिए हुए दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के हक़ का तो ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जिस अल्लाह ने आपको 4 शादियों का हक़ दिया है, आप उसके फ़राइज़ किस हद तक पूरे कर रहे हैं? उस पाक ज़ात के दिए हुए हुकूक का तकाज़ा है कि आप अपने फ़राइज़ भी अदा करें। मसलन कौन से फ़राइज़? चौधरी ने बिगड़े हुए लहजे में इस्तिफ़सार किया। वही फ़राइज़ जो हर मुसलमान को हर हाल में अदा करना चाहिए। खालदा ने वाशगाफ़ अल्फाज में जवाब दिया, मैंने आपको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, आपने कभी रोज़ा नहीं रखा, हालांकि नमाज और रोज़े के लिए सेहत के एतबार से आप बिल्कुल फिट हैं। बेपनाह ज़मीन और जायदाद और माल और दौलत होने के बावजूद भी आपने कभी ज़कात अदा नहीं की, और हद से ज़्यादा माली तौफीक रखने के बावजूद भी आपको कभी हज या उम्रे का ख्याल नहीं आया। मज़हब का ख्याल जहन में समाया भी तो सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए। ठीक है, मैं आज से ही नमाज शुरू कर देता हूँ, चौधरी ने जल्दी से कहा। मैं इस साल के रोज़े भी रखूँगा और माह रमज़ान में उम्रे पर भी जाऊँगा। अब तो खुश हो ना? अगर आप ये सब मेरी खुशनुदी की खातिर करेंगे तो ये तो अल्लाह को धोखे देने के बराबर होगा। आप उसे रियाकारी भी कह सकते हैं, खालदा ने ठोस लहजे में कहा। और अगर ये तब्दीली दूसरी शादी को जायज़ करने के लिए है तो इसमें मुनाफिकत की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मज़हब ने तो आपको दूसरी शादी का हक़ तो दे ही रखा है। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इंसानों को कुछ हुकूक दिए हैं तो बदले में कुछ फ़र्ज़ भी आयद किए हैं। अल्लाह के फ़राइज़ से रूगर्दानी करने वाला इंसान किस मुँह से अपने हक़ का मुकदमा लड़ सकता है? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये अल्लाह और बंदे का आपसी मामला है? यावर हयात दूर की कौड़ी लाया। अगर मैं अपने बेटे की तमन्ना में दूसरी शादी कर लूँ तो तुम्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं? मैं एतराज़ करने वाली कौन होती हूँ भला, चौधरी साहब? और ये भी अल्लाह ताला के ही मामलात हैं, खालदा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर सौकन लाने की कोशिश की तो मैं भी अपना हक़ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाऊँगी। कौन सा हक़? बेसाख्ता चौधरी के मुंह से निकला। मैं समझा नहीं, तुम अपने कौन से हक़ की बात कर रही हो चौधराइन? ये हक़ अल्लाह ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर ज़रूरतमंद को दे रखा है, खालदा ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। दुआ और बद्दुआ का हक़? चौधरी सोच में पड़ गया। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने खफगी भरे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे कोई बद्दुआ देने का इरादा रखती हो? क्या मुझे इस हक़ को इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं है? चौधराइन खालदा ने तंजिया लहजे में सवाल किया। तुम मुझे क्या बद्दुआ दोगी चौधराइन? चौधरी यावर हयात ने इस्तरारी लहजे में पूछा। अभी नहीं बता सकती चौधरी साहब, खालदा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। मेरे दुखे दिल की जो भी आवाज़ होगी वो मैं आपकी दूसरी बीवी की मौजूदगी में बुलंद करूंगी। चौधरी गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। चौधराइन के पुरस्रार अंदाजे ने उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। मैं इस वक्त चौधरी यावर हयात की हवेली में उसके सामने बैठा उसकी दुख भरी कहानी सुन रहा था। खालदा की बद्दुआ का जिक्र करने के बाद वो यकायक खामोश हो गया था। उसका चेहरा हुज़्न व मलाल की आमाजगा बना हुआ था और आंखों से बेचारगी टपकती थी। चंद लम्हात इस बेमायनी सुकूत की नज़र हो गए। उसके बाद मैंने कहा, चौधरी साहब, चौधराइन जी की धमकी ने आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। उसके बाद जो भी हुआ ज़रा उसके बारे में भी बता दें। क्या आपने दूसरी शादी कर ली थी? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि खालदा ने आपको कौन सी बद्दुआ दी थी? खालदा की बात का मुझे यकीन नहीं आया था, इसलिए मैंने उसकी बद्दुआ वाली धमकी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और मैं खौफज़दा नहीं हुआ था। वो खौफनाक लहजे में बोला, 1 साल के अंदर ही मैंने बुशरा नामी एक हसीन और जमील लड़की से शादी कर ली। शादी के वक्त मैं 48 साल का था और बुशरा महज 18 साल की। हमारी उम्रों में 30 साल का फ़र्क था। बुशरा मेरी बेटी की हम उम्र थी। इस शादी पर मेरी तीनों बेटियों और उनके शौहरों ने खूब हंगामा किया था। बहरहाल मैं आपको खालदा की बद्दुआ के बारे में बता रहा था। वो सांस हमवार करने की गर्ज से थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन बुशरा के साथ बैठा हुआ था तो खालदा हमारे नज़दीक आ गई और उसने मुझसे मुखातिब होकर वाज़े अल्फाज में कहा, चौधरी साहब, मेरी एक बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि इस औरत के पेट से आपकी जो भी औलाद होगी वो एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, यह तो खासी खतरनाक और बेमायनी बद्दुआ है। खालदा की बात सुनकर बुशरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بشرا سے کہا کہ اس بڑھیا یعنی خالدہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہتی ہے، اس کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے تسلی بخش انداز میں بشرا کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن خالدہ کی بد دعا نے میرا اطمینان غارت کر دیا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے خالدہ کے معنی خیز زہریلے الفاظ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کے 1 ماہ بعد ایک رات خالدہ کی پسلیوں کے نیچے شدید درد اٹھا۔ میں نے فوراً حکیم کو بلایا۔ حکیم کی تشخیص کے مطابق وہ درد قولنج تھا۔ حکیم رات بھر خالدہ کے علاج معالجے میں مصروف رہا، مگر درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور صبح ہونے سے پہلے خالدہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ یہاں تک پہنچنے کے دوران میں چودھری یاور حیات کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما تو میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والے 2 سال میں نے بڑی ذہنی اذیت میں گزارے تھے ملک صاحب، چودھری نے زخمی لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہماری ہر کوشش کے باوجود بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹ رہی تھی۔ 3 بیٹیوں نے الگ سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ میری دوسری شادی کو اپنی ماں خالدہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے بشرا کا پاؤں بھاری ہوا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اطمینان بھی ہوا کہ بشرا میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اب یہ فکر مجھے ستانے لگی کہ اگر بشرا نے بھی بیٹی کو جنم دیا تب کیا ہوگا؟ میں نے تو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ بہرکیف ایک تجربہ کار عمر رسیدہ دائی بشیرہ نے بشرا کی چال ڈھال اور لیٹنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ میں خوش ہو گیا، لیکن اس خوشی کے ہم رکاب خالدہ کی بددعا بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ بشرا کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد میری ناک کٹوا دے گی۔ میں نے ان منفی خیالات سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ خیر، وقت پورا ہونے پر بشیرہ دائی کی پیش گوئی کے مطابق بشرا نے میرے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں خاور حیات کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ اطمینان کے ساتھ اپنا بیان جاری رکھیں کہ میں پوری توجہ سے آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ خاور گول مٹول اور خوبصورت بچہ تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حویلی کا وارث عطا کر دیا۔ میں خدا کی اس مہربانی کے نتیجے میں اتنا زیادہ مطمئن اور مسرور تھا کہ خالدہ کی بددعا میری یادداشت سے نکل گئی تھی۔ لیکن سیانے کہہ گئے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا ہو یا بددعا، وہ کبھی رد نہیں ہوتی اور آخری سانس تک متعلقہ بندے کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ خالدہ کی بددعا بھی پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ میں سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے سمجھنے کے باوجود بھی الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ پتھر پر لکیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خاور جو بڑا ہوتا گیا اس کی شخصیت کا بگاڑ تو ابھر کر سامنے آنے لگا۔ وہ ایک ٹھنڈی اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس بگاڑ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں؟ میں نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ملک صاحب، قدرت نے خالدہ کی بددعا قبول کر کے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ خاور باہر سے ایک لڑکا اور اندر سے ایک لڑکی ہے۔ آنے والے 2 سال میں اس کے اندر موجود لڑکی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس شرمناک حقیقت کا اظہار ہونے کے بعد میں نے خاور کے حویلی سے باہر نکل کر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ میں خواہ مخواہ حیات آباد کے وسنیکوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے حویلی کے باہر پہنچ گئی تھی۔ میں اس ذلت کو جیسے تیسے برداشت کر ہی رہا تھا کہ 1 سال پہلے خالدہ کی بددعا کی تکمیل ہو گئی، یعنی واقعتاً میری ناک کٹ گئی۔ میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ گیا۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر یکایک رکا تو میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ 1 سال پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا چودھری صاحب؟ 1 سال پہلے میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا ملک صاحب، وہ ایک ندامت بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، جو خوش قسمتی سے منظور بھی ہو گئے، لیکن جب انتخابی مہم کا آغاز ہوا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میرے ایک دیرینہ دشمن اور حریف امیدوار چودھری حشمت علی نے اپنی مشہوری کرنے سے زیادہ محنت میری بدنامی اور رسوائی کرنے میں کی۔ وہ اپنے جلسوں میں اکثر یہ کہتا تھا، میری بھی کیا قسمت ہے کہ ایک ہجڑے کے باپ سے مقابلہ پڑا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ کسی ایسے شخص کے خلاف الیکشن لڑنا پڑے گا جو خواجہ سرا اور تالیاں بجانے والی اولاد پیدا کرنے کا ماہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جو بات میری حویلی کے اندر بند تھی یا حویلی کے چند لوگوں کو معلوم تھی، اب وہ چودھری حشمت علی کی کمینگی کے اس باعث پورے انتخابی حلقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس حلقے میں جا کر ووٹروں کا سامنا کروں۔ میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ بدذات چودھری حشمت نے خاور کے لیے خواجہ سرا، مخنث، ہجڑا، خسرا اور زنخہ وغیرہ جیسے الفاظ اتنی بار استعمال کیے تھے کہ ان کی بازگشت نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ میں اس میں خاور کا قصور نہیں سمجھتا ملک صاحب، یہ سب خالہ کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ بتائیں میں کہاں پر غلط ہوں؟ اب تو خاور بھی نہیں رہا۔ آپ کہیں پر بھی غلط نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ خاور جہاں جا چکا ہے میں وہاں سے اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں خاور کے قاتل کو بہت جلد تلاش کر لوں گا۔ وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ بجھے ہوئے گھائل لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے خاور کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے اور ادھر ادھر سے بھی کچھ معلومات اکٹھا کی ہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس ذیل میں آپ سے چند اہم اور حساس نوعیت کے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ ان کا 16 آنے درست جواب دیں گے۔ آپ کے یہ سچے اور کھرے جوابات ہی مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ میں کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ مزمحل لہجے میں بولا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ چودھری حشمت علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں خاور کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا ہے کہ اس سے آپ کی دیرینہ دشمنی ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی ہے ملک صاحب، میں نے صحیح کہا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چودھری حشمت علی نے انتخابی مہم کے دوران میں خاور کے خلاف جتنا زہر اگلا یا مجھ پر جتنی کیچڑ اچھالی وہ اس کی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاور کی موت کا ذمہ دار وہ نہیں ہے تو اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھ لیا، اور وہ کیا وجہ ہے چودھری صاحب؟ دیکھیے جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری حشمت کی دشمنی مجھ سے ہے، خاور سے نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ دوسری بات یہ کہ انتخابی مہم کے دوران میں اس نے جو بھی بکواس کی وہ خاور کے کندھے پر بندوق رکھ کر مجھے نشانہ بنانے کی مذموم کوشش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی غلیظ یلغار سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاؤں کہ مجھے الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اپنے ووٹروں کو اکٹھا کرنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور میں اس کے مقابلے میں یہ الیکشن ہار جاؤں۔ اس کی یہ اخلاق سے گری ہوئی مکروہ سازش اس قدر کامیاب رہی کہ میں نے پولنگ سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی تھی، یعنی میں الیکشن لڑنے سے باز آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں چودھری حشمت علی کو میدان صاف مل گیا تھا اور وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، پھر اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے کہا، چودھری حشمت علی کے مقابلے میں اگر میں جیت جاتا تو اس صورت میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، لیکن ایسے تو کوئی بات ہی نہیں۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ خاور کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ دلیل اور منطق کے معیار پر چودھری یاور حیات کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ تفتیش کا عمل ہے ہی اتنا الگ کہ بعض اوقات حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خود پر اور اپنے ماں باپ پر، بھائی بہنوں اور بچوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا، جب آپ نے بشرا سے دوسری شادی کی تو آپ کی تینوں بیٹیوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی آپ کی دوسری بیوی کو ہی ٹھہرایا تھا اور آپ کی دوسری شادی کو ٹھہرایا تھا۔ یہ سارا قصہ آپ نے ہی مجھے سنایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی بیٹیوں یا ان کے شوہروں میں سے کسی نے خاور کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں گھناؤنا کردار ادا کیا ہو؟ یہ ناممکن ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بشرا کے انتقال کے بعد رابعہ، صادقہ اور عارفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور انہوں نے نہ صرف مجھ سے ناراضی ختم کر دی بلکہ خاور کو بھی اپنا بھائی تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کی دوسری بیوی کا انتقال کب اور کیسے ہوا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔
15 साल पहले, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। खावर को जन्म देने के दौरान में बुशरा की मौत वाक़ई हो गई थी। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे माफ़ कर दे मलिक साहब, वह माजरत ख्वाना अंदाज में बोला। खावर की दर्दनाक मौत ने मुझे अंदर बाहर से इस कदर हिलाकर रख दिया है कि मेरे दिमाग में कोई भी शय अपने ठिकाने पर नहीं रही। शायद मैं बुशरा की मौत का जिक्र करना भूल गया था। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं आपकी दिमागी हालत और जज्बाती कैफियत को समझ सकता हूँ, मैंने रसान भरे हमदर्दाना लहजे में कहा। फिर टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया, आपके बयान के मुताबिक जब आप पर यह वाज़ेह हो गया कि खावर बाहर से लड़का और अंदर से एक लड़की है, तो आपने उसके हवेली से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन मैंने सुना है कि आप हफ्ते में एक बार उसे चंद घंटे के लिए डेरे पर भेज दिया करते थे। क्या आप मेरी इन मालूमात की तरदीद करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो गहरी संजीदगी से बोला। हफ्ते में एक बार खावर को डेरे पर भेजने वाली बात में थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लें, क्योंकि वो बाज़ औकात हफ्ते में 2 या 3 बार भी डेरे पर जाया करता था और उसे वहाँ भेजने का एक ख़ास सबब था मलिक साहब। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर अपने बयान को जारी रखते हुए बताया, उस डेरे पर मेरा मुलाजिम ख़ास जबरू अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता है। मेरे खेतों पर होने वाली काश्तकारी के तमाम मामलात को जबरू ही देखता है। उसकी मदद के लिए कई एक दूसरे मुलाजिमीन भी है, लेकिन इस काम की निगरानी की जिम्मेदारी मैंने सिर्फ जबरू को ही सौंप रखी है, क्योंकि वो मेरा काबिल भरोसा मुलाजिम है। जबरू की एक 14-15 साल की बेटी है जिसका नाम सफ़िया है। खावर की सफ़िया के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है। वो सफ़िया की मैयत में खुश रहता है। उसकी आवाज़ भरा गई। रहता था। उसने आंखों में उतर आने वाली नमी को खुश्क किया, फिर चंद लम्हात की मुहिब सौगवार खामोशी के बाद दोबारा गोया हुआ। इसीलिए मैंने खावर को सफ़िया के साथ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। कभी खावर डेरे पर चला जाता और कभी सफ़िया हवेली में आकर उसके साथ खेलती। यूँ समझ ले कि खावर के अंदर मौजूद लड़की को सफ़िया की शक्ल में एक राजदार सहेली मिल गई थी। क्या आप खावर को खुद डेरे पर छोड़ने जाते थे? मैंने सवाल पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक खावर को डेरे पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी आपने जबरू को ही सौंप रखी थी। आपकी मालूमात 16 आने सही है मलिक साहब, उसने असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या गुज़िश्ता रोज़ खावर डेरे पर गया था? नहीं। क्या कल सफ़िया खावर के साथ खेलने खुद हवेली आ गई थी? इस बार भी उसने नफ़ी में जवाब दिया। आपने खावर को आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर में, उसने बताया। जबरू ने मुझे कल बता दिया था कि उसकी बीवी जाहिदा और बेटी सफ़िया 3 दिन के लिए चक झुमरा जा रहे हैं, लिहाजा इस दौरान में ना तो सफ़िया हवेली आ सकेगी और ना ही वो खावर को अपने साथ डेरे पर ले जाएगा। इधर चक झुमरा में जबरू की ससुराल है। आपको कब पता चला कि खावर हवेली में मौजूद नहीं है? मैंने पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। आज सुबह, उसने जवाब दिया। आपने खावर की गुमशुदगी के हवाले से जबरू से पूछा था? हाँ बिल्कुल, मैंने सबसे पहले उसी से पूछा था मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जबरू ने इस मामले में अपनी मुकम्मल लाइल्मी जाहिर की थी। यानी आप आज सुबह तक यही समझते रहे कि खावर हवेली के अंदर मौजूद है? जी हाँ, उसने निगाह चुराते हुए असबात में जवाब दिया। मेरा यही ख्याल था कि वो अपने कमरे में है। उसके इस अंदाज में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा, चौधरी साहब, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वह नदामत आमेज नज़रों से इधर उधर देखने लगा। चौधरी साहब, मैंने वाशगाफ अल्फाज में कहा, डॉक्टर, वकील और तफ्तीशी अफसर से कभी भी कुछ छुपाने या गलत बताने के बड़े ख़तरनाक नताइज बरामद होते हैं। आपकी एक ज़रा सी गलती इस केस को किसी और रुख पर भी ले जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मलिक साहब, मैं खावर की गुमशुदगी या मौत के हवाले से आपसे कुछ भी पोशीदा रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो बराह रास्त मेरी तरफ देखते हुए बोला। मेरी हिचकिचाहट या एहतराज का ताल्लुक किसी और बात से है। कौन सी बात? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। मैं जानना चाहता हूँ चौधरी साहब। बात यह है जनाब, वो मोतदिल अंदाज में बोला, मैंने अपनी ज़िल्लत, रुसवाई और परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए बोतल से दोस्ती कर ली है। रात होते ही मैं अपने कमरे में बंद शुगल में मसरूफ़ हो जाता हूँ। यह मैकशी मुझे होश व हवा से बेगाना कर देती है। फिर अगली सुबह ही मेरी आँख खुलती है, वो भी काफ़ी देर से। रात भर हवेली में क्या होता रहता है उसकी मुझे मुतलक खबर नहीं होती। दूसरे दिन ही मुझे गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में बताया जाता है।
आज जब मैं सोकर उठा तो मुझे खावर के गैयाब की खबर दी गई। मैंने सबसे पहले जबरू को बुलाकर उससे पूछताछ की। जबरू के जवाबात से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। खावर को हवेली के अंदर बाहर कहीं भी नहीं पाकर मैं बेहद फिक्रमंद हो गया और मैं थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला कर लिया। मैं हवेली से निकलने ही वाला था कि आपके भेजे हुए बंदे यहाँ आ गए और फिर मैं उनके साथ ही नबीपुरा चला गया। हयात आबाद के ताकतवर और बाइख्तियार इंसान की लाचारी और बेबसी पर मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कदरे नरम लहजे में सवाल किया, इस हवेली में आपकी खिदमत के लिए कई मुलाजिम मौजूद है, क्या उनमें से किसी ने खाविर को रात में किसी वक्त हवेली से बाहर जाते नहीं देखा? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, मैंने सबसे पूछताछ कर ली है। खावर को अपने कमरे में जाते तो एक दो मुलाजिम ने देखा था, लेकिन वो हवेली से बाहर कब निकला इसकी किसी को खबर नहीं। आपने अपना गम गलत करने के लिए तो बोतल से दोस्ती कर ली, लेकिन आपने खावर के मसाइल को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने रूह और रियायत को एक तरफ रखते हुए वाशगाफ अल्फाज में कहा, मैं उसे आपकी खुदगर्जी ही कहूँगा। इसमें मेरी खुदगर्जी कहाँ से आ गई? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा और तंजिया लहजे में कहा, अल्लाह ने खालदा की बदुआ सुन ली और मेरी नाक कटवाने के लिए मुझे एक ऐसा बेटा दिया जो जवान होने से पहले ही बेटी बन गया। आप मुझे बताएं, मैं खावर को वापस लड़का कैसे बना सकता था? क्या आप समझते हैं कि ये सब मेरे इख्तियार में था? चौधरी साहब, अल्लाह के मामलात में किसी इंसान को मुदाखलत करने की जुरात नहीं हो सकती। मैंने तवाना लहजे में कहा, यह सिर्फ परवरदिगार का इख्तियार है कि वो किसी को औलाद दे या बे औलाद रखे और या फिर औलाद देकर छीन ले। इसी तरह लड़का या लड़की और या फिर उनके दरमियान की तीसरी जिन्स को दुनिया में भेजना भी सिर्फ उसी की पाकज़ात की कुदरत का मजहर है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने खावर को लड़की बनने से रोका क्यों नहीं। मैं तो आपकी गैर जिम्मेदारी की जानिब इशारा कर रहा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर अपने अल्फाज में इजाफा कर दिया। खाविर बिन माँ का एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी जिन्स के हवाले से हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थी। उसे तो आम बच्चों की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा तवज्जो और निगहदाश्त की ज़रूरत थी। आपको चाहिए था कि उसकी खिदमत के लिए किसी समझदार औरत को मुकर्रर कर देते जो उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती। इस तरह खावर के माँ से महरूमी के एहसास में काफ़ी कमी वाक़ हो जाती। उसका लड़का बने रहना या लड़की में तब्दील हो जाना और या फिर दो जिन्सों के बीच कहीं अटक कर रह जाने का ताल्लुक़ खावर की जिस्मानी तब्दीलियों से है। आपने बोतल से दोस्ती कर कर एक बिन माँ के बच्चे को जिस बुरी तरह नज़रअंदाज करते हुए बेयारो मददगार छोड़ रखा था, मैंने आपके उसी गैर इंसानी रवैये को खुदगर्जी से ताबीर किया है। मुझसे गफलत और कोताही का इर्तिकाब तो हुआ है मलिक साहब, वो पशेमानी भरे लहजे में बोला। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे इकबाल जुर्म से खावर को वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। एक ऐसी सफाक और कड़वी हकीकत है कि जिसे तब्दील करना मुमकिन नहीं। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, आप बस ये दुआ करें कि खावर का कातिल जल्द अज जल्द मेरे हाथों लग जाए ताकि मैं उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दिलवा सकूं जिसे देखकर मुजरिमाना जहन रखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। चौधरी ने बहुत जिद की कि मैं दिन का खाना खाकर जाऊं, लेकिन मैयत वाले घर में बैठकर लज्जत काम और दहन का एहतमाम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लिहाजा मैंने माजरत खाना अंदाज में कहा, चौधरी साहब, आपका खाना उधार रहा। आप मुझे खावर का कमरा दिखा दें, उसके बाद मैं वापस थाने चला जाऊंगा। वहाँ भी कई एक काम ज़रूरी मेरे इंतज़ार में पड़े हैं। मेरे हतमी जवाब के बाद चौधरी ने मज़ीद इसरार नहीं किया और मुझे मकतूल खावर के कमरे का विज़िट करा दिया, लेकिन इत्तेफाक से मुझे उस कमरे में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो खावर के हवेली से बाहर जाने पर रोशनी डाल सके। मैं आपके मुलाजिम ख़ास जबरू से भी कुछ सवालात करना चाहूँगा, क्या आप उससे मेरी मुलाकात करवा सकते हैं? मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, हो सकता है काम की कोई बात मालूम हो जाए। सरे दस जबरू से मुलाकात मुमकिन नहीं मलिक साहब, वो आम से लहजे में बोला। मैंने उसे हयात आबाद से बाहर भेजा है अपनी बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों को इस सानहे की इत्तला देने के लिए। जबरू की वापसी कल ही होगी, क्योंकि मेरे कई एक रिश्तेदार लायलपुर से बाहर दूसरे अजला मसलन लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा और गोजरावाला में रहते हैं। तो ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आप जबरू को कल किसी वक्त थाने भेज दे, मैं उससे वहीं पर मुलाकात कर लूँगा। जो हुक्म आपका मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला और पूछा, खावर हयात की लाश कब तक मुझे मिल जाएगी?
कल का सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ज्यादा इम्कान दोपहर तक का है। मैं खावर की लाश लेने के लिए जबरू को कल दोपहर के बाद आपके पास थाने भेज दूंगा, चौधरी ने कहा। इस तरह आपसे उसकी मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, क्या सुबह जबरू भी आपके साथ जाए वकुआ पर आया था? नहीं मलिक साहब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जबरू को मैंने हयात आबाद वाले आले दो आले खावर को तलाश करने के लिए दौड़ाया हुआ था, इसलिए वो मेरे हमरा नबीपुरा नहीं जा सका था। चौधरी साहब, आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उससे अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। वो हवेली से बाहर तक मुझे छोड़ने आया। मैंने कांस्टेबल मोहम्मद असलम को साथ लिया और घोड़ों पर सवार होकर हम हयात आबाद से थाने की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह यानी 14 जनवरी को मैंने खोजी खादिम हुसैन को साथ लिया और नहर के किनारे उस मुकाम पर पहुंच गया जहां गुज़िश्ता रोज खावर की गर्दन कटी लाश मिली थी। इस कहानी के इब्तिदाई हिस्से में मैं तफसीलन बता चुका हूं कि नौजवान मकतूल ने किस तरह जनाना लिबास पहन रखा था। इलावा अर्जी उसने औरतों की तरह बनाव सिंगार भी किया हुआ था। उसके कलाई में सुर्ख चूड़ियां भी नजर आ रही थी। बहरहाल इस हवाले से चौधरी यावर हयात से मेरी तफसीली बात हुई थी। उसने इस बात का भी इकरार किया था कि खावर को औरतों जैसा लिबास पहनने, मेकअप करने के अलावा नाचने गाने का भी शौक था। इसलिए चौधरी ने उसे जबरू की बेटी सफिया तक महदूद कर रखा था, ताकि जग हंसाई के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाए। गुज़िश्ता रोज मेरे थाने पहुंचने के थोड़ी देर बाद कांस्टेबल आबिद हुसैन भी सरकारी अस्पताल से वापस आ गया था और उसने मुझे बताया था कि आज दोपहर के बाद खावर की पोस्टमार्टम शुदा लाश इब्तिदाई रिपोर्ट के साथ थाने पहुंचा दी जाएगी। खादिम हुसैन ने 1 घंटे की मेहनत के बाद रिपोर्ट पेश करने वाले अंदाज में मुझे बताया, मलिक साहब, मैंने जाए वकुआ और उसके इर्द गिर्द की जमीन को अच्छी तरह चेक कर लिया है। खादिम हुसैन की उम्र 55 से मुतजाविज थी। उसकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, चाचा, तुम्हारी इस रूखी सूखी चेकिंग का मैंने अचार डालना है। मुझे ये बताओ, तुमने अपनी इस मेहनत से क्या नतीजा निकाला है? ठन रखी मलिक साहब, ठन रखी, खादिम हुसैन ने मायने के अंदाज में कहा। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगा और जहां तक मेरी मेहनत के नतीजे के का ताल्लुक है तो गौर से सुने। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया, जिस जगह आपको मकतूल खावर हयात की लाश पड़ी मिली थी, वहां से 3 तरफ 5 गज के अंदर मुझे 8 अफराद के पाँव के निशानात मिले हैं और उनमें से एक बंदे के पाँव का साइज 10 या उससे भी ज्यादा है। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 10 नंबर या उससे ज्यादा नंबर का जूता पहनता है। जाए वक़्वा से 3 तरफ क्यों? मेरे नजदीक खड़े मुराद अली ने खोजी से सवाल किया। चाचा, तुमने चौथी तरफ को क्यों छोड़ दिया है? खादिम हुसैन ने घूर कर मुराद अली को देखा और तंजिया लहजे में जवाब दिया, वो इसलिए कि चौथी जानिब नहर का किनारा है और ये झाड़ियां किनारे के साथ लगी हुई हैं। ओह! मुराद अली एक खिजालत भरी सांस लेकर रह गया। मैंने मुराद अली से कहा, तुम जाकर उन बंदों को ले आओ जो कल सुबह यहाँ मौजूद थे और फैजू कुम्हार को भी साथ ले आना, नहीं भूलना। ठीक है सरकार, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं अभी गया और अभी आया। खादिम हुसैन, मैंने खोजी चाचा से मुखातिब होते हुए कहा, कल सुबह लाश की इत्तला मिलने पर जब मैं यहाँ आया था तो कांस्टेबल आबिद हुसैन भी मेरे साथ था। हम दोनों के अलावा इस जगह पर जिन लोगों के कदमों के निशानात मौजूद हैं, उनमें मुराद अली, फैजू कुम्हार, मकतूल का बाप चौधरी यावर हयात और वो खेत के मजदूर हैं जिन्हें बुलाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने अभी मुराद अली को भेजा है। उनके आने तक तुम खुरे की तलाश और उसकी शनाख्त का काम शुरू कर दो। मैं और आबिद हुसैन तो तुम्हारे साथ खड़े ही हैं। बिस्मिल्लाह हमी से करो। मेरा मशवरा खुजी को पसंद आया और वो सर को अजबाती जुम्बिश देने के बाद अपने काम में मसरूफ हो गया। 10 मिनट के बाद खादिम हुसैन ने मेरे और कांस्टेबल आबिद हुसैन के पाँव के निशानात की वहां मौजूदगी की तस्दीक कर दी। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि कांस्टेबल आबिद हुसैन आज भी मेरे साथ था। खादिम हुसैन ने जिन 8 अफराद के पाँव के निशानात का जिक्र किया था, उनमें से 2 माइनस हो गए तो बाकी रह गए 6। थोड़ी देर में मुराद अली, फैजू और दीगर लोगों को भी लेकर जाए वक़्वा पर आ गया। खादिम हुसैन ने बारी बारी उन लोगों के पाँव के निशानात को चेक किया और चेकिंग के नतीजे में फैजू, मुराद अली और मजीद 2 अफराद का खुरा और मिल गया। गोया 8 में से 6 अफराद के पाँव के निशानात का तज्जिया कर लिया गया था। मलिक साहब, अब तो सिर्फ 2 अफराद के पाँव के निशानात की शनाख्त का मसला बाकी रह गया है। खादिम हुसैन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उनमें से एक के पाँव का साइज कम से कम 10 नंबर है
اور दूसरे के जूते का नंबर मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 या 7.5 यानी उसके पाँव से निस्बतन छोटे हैं। मकतूल खावर हयात का ताल्लुक हयात आबाद से था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और उसे कहीं और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को यहाँ फेंका गया था। लिहाजा मंतकी तौर पर मुराद अली, फैजू और उन दो खेत मजदूरों का खावर की मौत से कोई ताल्लुक नहीं निकाला जा सकता। अब शक के दायरे में सिर्फ 2 अफराद का खुरा ही नजर आ रहा है, और उनमें से सही मायनों में मैं एक पर शक कर रहा हूँ, और वो है 10 नंबर साइज का जूता पहनने वाला। मेरी बात मुकम्मल होने पर खादिम हुसैन ने सवाल किया, और आप 7 7.5 साइज वाले बंदे को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं मलिक साहब? मैं उस छोटे पाँव वाले बंदे को शक के दायरे के अंदर इसलिए नहीं देख रहा कि कल दोपहर में वो काफी देर तक मेरे सामने बैठा रहा था। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। मैं मस्कुरा बंदे को किसी भी कीमत पर खावर का कातिल नहीं समझ सकता। मलिक साहब, आबिद हुसैन ने सरसराती हुई आवाज में इस्तिफसार किया, आपका इशारा चौधरी यावर हयात की जानिब है ना? कल आपने उसकी हवेली में 2-3 घंटे गुजारे थे। उस दौरान में यकीनन आपने कई बार उसके पाँव भी देखे होंगे। मैंने असबात में सर हिलाया और ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी यावर हयात अपने बेटे को कत्ल नहीं करवा सकता। मलिक साहब, खादिम हुसैन दूर की कौड़ी लाया था। क्या कल चौधरी यावर हयात अकेला ही यहाँ आया था या उसके साथ चंद हवारी भी थे? ठीक है, हमरा उसके 2 मुलाजिम भी यहाँ पहुंचे थे, मैंने जवाब दिया, लेकिन वो दोनों बंदे जाए वक़्वा से काफी दूर फासले पर अपने तांगे के नजदीक खड़े थे। सिर्फ चौधरी यावर ही यहाँ तक आया था। अगर मैं गलत नहीं तो चौधरी के साथ आने वाले इन दोनों मुलाजिमों का खुरा यहाँ मिलने का इम्कान बाकी नहीं रह जाता। फिर तो आपने किसी ऐसे बंदे को ढूंढ निकालना है जिसके जूते का नंबर 10 या इससे ज्यादा हो। खादिम हुसैन ने पुरसोच अंदाज में कहा, अगर मज़कूरा शख्स आपके हाथ लग गया तो फिर उससे पूछा जा सकता है कि वो जाओ अक़वा पर क्या कर रहा था। ऐन मुमकिन है कि वो बंदा ही छोटे चौधरी का कातिल हो। खादिम हुसैन, तुम्हारा तज्जिया मेरी सोच की अक्कासी करता है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मर्दाना पाँव का साइज उमूमन 7 से 9 नंबर के दरमियान ही देखने को मिलता है। 7 नंबर से नीचे वाले पाँव को छोटा और 9 नंबर से ऊपर वाले पाँव को बड़ा कहा जाता है। तुमने जिस बड़े पाँव वाले शख्स की निशानदही की है, उसे तलाश करना ज्यादा दुश्वार साबित नहीं होगा। अब तुम एक काम करो। मैं सांस लेने को रुका तो खादिम हुसैन ने फौरन पूछ लिया, कौन सा काम मलिक साहब? तुमने 5 गज के अंदर अपना जो तहकीकाती काम किया है उसकी हद बंदी कर दो, मैंने कहा। बस किसी लकड़ी से कच्ची जमीन पर लकीर खींचकर उस हिस्से को अलग कर दो ताकि उसकी निगरानी और हिफाजत में किसी दिक्कत का सामना ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसने असबात में गर्दन हिलाई, और मैंने जैसा कहा वो कर डाला। मैंने काश्तकार मुराद अली से मुखातिब होकर कहा, ये लकीर तुम्हें नजर आ रही है ना? जी थानेदार साहब, उसने तवाना लहजे में कहा। कल तुमने अकेले इस जगह की निगरानी की थी, आज मैं तुम्हारी मदद के लिए इन 2 खेत के मजदूरों को भी शामिल कर रहा हूँ जिनका खुरा मकतूल की लाश के करीब पाया गया था। तुम तीनों ने आज पूरा दिन जाए वक़वा की हिफाजत करना है। कोई भी बंदा व बशर या माल मवेशी इस लकीर को फलांग कर अंदर ना आए। मैं समझ गया थानेदार साहब, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी इस जगह की हिफाजत करूंगा और इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मुराद अली, तुम्हारे जैसे बहादुर और फर्ज शनास लोगों की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मैंने सताइशी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, इस केस के इख्तिताम पर मैं अपनी जेब खास से तुम्हें इनाम भी दूंगा। मलिक साहब, इस केस में आपकी जेब खास पर कुछ ज्यादा ही बोझ पड़ने वाला है, खादिम हुसैन खोजी ने मायनी खेज अंदाज में कहा। कहीं मुराद अली के चक्कर में मुझे फरामोश नहीं कर दीजिएगा। थानेदार साहब, मैं किसी इनाम के लालच में आपकी मदद नहीं कर रहा, मुराद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। कानून से ताउन करके मुझे जो रूहानी सुकून मिलेगा, कोई बड़े से बड़ा इनाम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खादिम हुसैन, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने खोजी चाचा से सवाल किया। पूरे 58 यानी 58 साल मलिक साहब, उसने सीना तान कर जवाब दिया। लेकिन मैं 35-40 से ज्यादा का नजर नहीं आता, और मेरी दूर और नजदीक की निगाह भी 16 आने दुरुस्त है। मैंने तुम्हारी उम्र के बारे में इसलिए नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारी जिस्मानी सेहत का अंदाजा लगाना था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा अंदाज इतना पुरस्कार और मायने खेज था कि उसने तड़प कर इस्तिफसार किया, तो फिर आपने मेरी उम्र क्यों पूछी थी? तुम्हारी जहनी कैफियत को जांचने के लिए, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। चाचा, तुमने निफ सदी से ज्यादा वक्त इस दुनिया में गुजार लिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसिर हुआ। मैं एक माहिर खोजी हूँ,
मुझे अपने इस पेशे पर बड़ा नाज है और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। आपने बड़ी अजीब बात कर दी है मलिक साहब। उसके चेहरे पर खुफगी उभर आई थी। अगर आपने मुझसे कोई मजाक किया है तो आपका ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्सा थूक दो चाचा। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पेशा-वराना महारत का तो मैं दिल से कायल हूँ। असल में वो बात मैंने किसी और मकसद से की थी। किस मकसद से? उसने शाकी नज़रों से मुझे देखा। मेरा इशारा जज़्बे हुब्बुल वतनी और कानून से बेलौस ताउन की तरफ था। मैंने शरारत भरे लहजे में वज़ाहत करते हुए कहा, अब तुम मुराद अली को ही देख लो। पुलिस की मदद करके उसे रूहानी सुकून मिलेगा और तुम्हारी निगाह मेरी जेब ख़ास पर लगी हुई है। जेब ख़ास की तरकीब से अपने ज़हन को उलझाने की ज़रूरत नहीं। हमारे ज़माने में जब हम किसी खोजी या किसी मुखबिर की खिदमत हासिल करते थे तो उन लोगों की मेहनत का सिला देने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक आना भी नहीं दिया जाता था। ये पूरा का पूरा हमारा नुकसान था। ये थाना इंचार्ज को अपनी जेब से देना पड़ती थी। सो इस जेब की ये तरकीब बना ली गई थी। मलिक साहब, किसी पेशावर इंसान और फसली बटेर में बहुत फ़र्क होता है। आप शौकिया फ़नकार मुराद अली की ताउन को मेरी माहिराना कारकर्दगी के साथ मिलाकर ज़्यादती कर रहे हैं। उसने खुबगी भरे लहजे में कहा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कहाँ से? मेरे साथ भी तो पेट लगा हुआ है। हाँ, वो तो दूर ही से नज़र आता है। मैंने उसके पेट की जानिब इशारा करते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा, कोई कसरत वसरत किया करो चाचा। वो बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वापसी के सफर में खादिम हुसैन ने मुझसे मस्जिद कोई बात नहीं की, गोया उसने मेरे मजाक को माइंड किया था। जोहर की नमाज के बाद जिले अस्पताल से खावर हयात की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने पहुंचा दी गई। लाश के साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी थी। जब मैंने मज़कूरा रिपोर्ट को पढ़ा तो मेरे दिमाग की चूलें हिलकर रह गईं। मेडिकल एग्जामिनर ने बड़ी मेहनत से 2 टोक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका खुलासा कुछ इस तरह था। मकतूल चौधरी खावर हयात की मौत 12 और 13 जनवरी की दरमियानी रात 10 से 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। उसकी मौत का सबब हद से ज़्यादा ली जाने वाली कोई नशा आवर शय थी। मकतूल के मैदे से हासिल होने वाले मवाद की लेबोरेटरी रिपोर्ट भी उसी जानिब इशारा करती थी। मकतूल को कोई सरीउल असर दवा पिलाकर पहले बेहोश किया गया, उसके बाद बेखबरी की हालत में उस पर मुजरिमाना हमला किया गया था। उसके साथ बदफेली का इर्तिकाब करने वाले किसी दरिंदा सिफत इंसान ने अपनी हवस पूरी करने के बाद उस मासूम की गर्दन पर खंजर या कोई तेज धार चाकू या छुरी चलाकर यह तासुर देने की कोशिश की थी कि खावर हयात की मौत गला काटने से वाक़ हुई है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया था कि जब मकतूल की गर्दन काटी गई तो उसे इस दुनिया से रुखसत हुए कम अज कम 1 घंटा गुजर चुका था। माहिर सर्जन का कहना यह था कि मकतूल को बेहोशी की हालत में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इस कभी फेल के दौरान में मकतूल चल बसा था। मैंने इस शर्मनाक और सनसनीखेज रिपोर्ट को 3-4 बार पढ़ा, मगर उसके नफ्स मज़मून में एक ज़रा सी भी तब्दीली वाक़ ना हुई। खावर हयात को सुपुर्द अज़ाब करने वाले शैतान के खिलाफ मेरे दिल व दिमाग में नफ़रत का तूफ़ान उठा और मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उन लम्हात में मैं जिस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा था, उसे अल्फ़ाज़ में बयान करना मुमकिन नहीं था। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में मकतूल की ज़ात और शख्सियत के हवाले से एक अहम तकनीकी इंकशाफ भी किया गया था, और वो ये कि खावर हयात अपनी माँ के पेट से हिजड़ा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि पैदाइश के वक्त वो एक नॉर्मल लड़का था। बाद अज़ा उसके जिस्म में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद की कारकर्दगी में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई कि वो फीमेल हार्मोन्स की ज्यादा मिकदार पैदा करने लगे थे, जिसके नतीजे में मेल हार्मोन्स ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। फीमेल हार्मोन्स के मेल हार्मोन्स पर हावी हो जाने की वजह से खावर हयात के अंदर मर्दानियत कमजोर और निस्वानियत ताकतवर होती चली गई, और 15 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद इस तब्दीली ने उसे लड़कियों जैसा बर्ताव करने पर मजबूर कर दिया था। खावर हयात की जिनसी तब्दीली से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस मामले पर बाद में भी बहस हो सकती थी। सरे दस्त मुझे उस हरामुल दहर शख्स को ढूंढना था जिसने अपनी घिनौनी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक मासूम बच्चे की इज्जत को तार तार करके उसे अजियतनाक मौत से दो चार किया था। मैं खावर हयात की असमत के हथियारे उस जिनसी जुनूनी कातिल को दुनिया की सबसे भयानक सजा देने के बारे में सोच रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया, मलिक साहब, चौधरी यावर हयात अपने बेटे की लाश लेने आए हैं। कल दिन में चौधरी ने मुझे बताया था कि वो खावर हयात की लाश को वसूल करने के लिए अपने मुलाजिम खास जबरू को थाने भेज देगा।
चौधरी के मुताबिक जबरू इस सानहे की इत्तला देने के लिए लायलपुर से बाहर गया हुआ था और अब कांस्टेबल मुझे ये बता रहा था कि चौधरी खुद थाने पहुंच गया था। क्या चौधरी अकेला आया है? मैंने कांस्टेबल से दरियाफ्त किया। नहीं, उसके साथ एक बंदा भी है, कांस्टेबल ने जवाब दिया, जो शक्ल से कोई मुलाजिम नजर आता है। ठीक है, मैंने कहा, मुलाजिम को बाहर ही बैठा दो और चौधरी को मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल यस सर कहते हुए बाहर चला गया। चौधरी की हालत कल से भी ज्यादा खस्ता और शिकस्ता हो रही थी। हवेली के वारिस की अब्दी जुदाई ने उसे अंदर बाहर से मिसमार करके रख दिया था। मैंने निहायती मोहताज, मौसर और नपे तुले अल्फाज में उसे हकीकत हाल से आगाह कर दिया। खावर हयात के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती की तफसीलात ने उस चलती फिरती जिंदा लाश को गजबनाक कर दिया। थोड़ी देर पहले उसके अंदर जिंदगी की रमक ढूंढने से नहीं मिल रही थी और अब वो दहाड़ता और चिंघाड़ता हुआ जख्मी शेर बन चुका था। मलिक साहब, उसने आतिशी आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए मिन्नत रेज लहजे में कहा, आप कहीं से भी खावर के मुजिम को ढूंढ कर मेरे हवाले कर दे, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। लम्हे भर को वो रुका, अपने भड़के हुए जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की, मगर इस सही ने चौधरी के गैज़ो गजब को और ज्यादा बढ़ा दिया। वो इंतहाई सफाक अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, मैं उस पलीद और यजीद फितरत इंसान नुमा दरिंदे के इतने टुकड़े करूंगा कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा रियाजी दां भी उसका हिसाब नहीं कर पाएगा। चौधरी साहब, आपसे मेरा ये वादा है कि मैं बहुत जल्द खावर के कातिल को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा, मगर किसी भी इनाम के लालच में नहीं, बल्कि ये काम मैं अपना फर्ज समझकर करूंगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए चौधरी पर वाज़ेह कर दिया। और उस बदजात कातिल को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून का हासिल है। मैं यही कानून आपको हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकता। आप उस लूती दरिंदे को पकड़कर सामने तो लाएं, वो बेपरवाही से बोला। बात की बाद में देखेंगे। चौधरी यावर हयात ने खावर के कातिल को कौमे लूत का एक फर्द गर्दाते हुए जितने सरसरी अंदाज में वो बात कही थी, उसकी जलों से चौधरी के खतरनाक अजायम झलकते थे। जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने खावर की लाश को चौधरी के हवाले कर दिया तो एक अजीब इंकिशाफ हुआ। चौधरी अपने साथ एक मुलाजिम को भी लेकर आया था, जिसे मैंने बाहर बरामदे में बैठाने के लिए कहा था। लेकिन जब चौधरी मेरे कमरे से बाहर निकला तो उसका मुलाजिम गायब था। मलिक साहब, जबरू भी मेरे हमरा आया था। चौधरी ने मुझसे कहा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने अपने थाने के अमले से चौधरी यावर के मुलाजिम खास जबरू के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि वो बंदा खादिम हुसैन नजीबुल्ला और वहीद खान के साथ जाय वकवा की तरफ गया है। ये लोग वहां क्या करने गए हैं? मैंने हैरत भरे लहजे में इस्तिफसार किया। क्या आपने उन्हें उधर नहीं भेजा? नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं तो पिछले आधे घंटे से अपने कमरे में चौधरी साहब से जरूरी बातें कर रहा था। इस वक्त मेरी बात कांस्टेबल फरीद अहमद से हो रही थी। उसने मुझे बताया कि 15-20 मिनट पहले खोजी चाचा ने उस बंदे से कहा कि चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि वो जाए वकुआ को एक नजर देख आए। वो बंदा खादिम हुसैन के साथ हो लिया। खादिम हुसैन ने उसे थाने के बाहर खड़ा किया और हवलदार नजीबुल्ला से आकर कहा कि मलिक साहब ने इस बंदे के खुरे की चेकिंग का हुक्म दिया है, इसीलिए फौरन उसे वहां से लेकर जाना है, और वो भी गिरफ्तारी के मुकम्मल इंतजामात के साथ। बस जी। फिर हवलदार कांस्टेबल वहीद खान और खोजी चाचा चौधरी साहब के मुलाजिम जबरू को नहर की तरफ ले गए हैं। मलिक साहब, ये किस किस्म का मजाक है? चौधरी ने बिफरे हुए लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। यह मजाक नहीं, मामूल की तफ्तीशी कार्रवाई है, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया और पूछा, क्या जबरू के पांव कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? हाँ, वो 10.5 नंबर का जूता पहनता है, उसने बताया। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका हवलदार जबरू को जाए वकुआ पर क्यों लेकर गया है और उस खोजी चाचा ने मेरे बारे में गलत बयानी से क्यों काम लिया। मैं खादिम हुसैन की चाल की गहराई तक पहुंच गया था और मुझे इस बात की भी खुशी थी कि उसने बड़ी अक्लमंदी का काम किया था। चौधरी को मुतमईन करने की खातिर मैंने आम से लहजे में कहा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है चौधरी साहब। जाए वकुआ पर हमें एक ऐसे आदमी का खुरा भी मिला है जो 10 या 11 नंबर का जूता पहनता है। बस इसीलिए जबरू के पांव के निशानात का उस खुरे से मुआवजा करने के लिए जबरू को वहां पर ले जाया गया है। इस दुनिया में बड़े पांव वाला एक जबरू ही तो नहीं है मलिक साहब, चौधरी ने कड़वे लहजे में कहा। आप खौमखा ही मेरे बंदे पर शक कर रहे हैं। मलिक सफदर हयात कुछ भी हो खौमखा नहीं करता चौधरी साहब, मैंने सरसराती आवाज में कहा। थोड़ा धीरज रखे जनाब, इस दौरान में आप तेल भी देखें और तेल की धार भी देखें। चौधरी यावर हयात नापसंद नजरों से मुझे घूर कर रह गया। चंद मिनट के बाद नजीबुल्ला, खादिम हुसैन, वहीद खान और जबरू वापस आ गए और जबरू की कलाइयों में उल्टी हथकड़ी भी लगी हुई थी। मलिक साहब, मैंने हंगामी हालत के पेश नजर
پہلے جبرو سے اور بعد میں حوالدار سے جو جھوٹ بولا اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ خادم حسین نے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھ لے میرا شک بالکل غلط نہیں نکلا۔ دونوں کھرے ایک ہی بندے یعنی جبرو کے ہیں۔ میں نے اسے جھاڑیوں کے قریب چلا کر اطمینان کر لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے جبرو؟ چودھری نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے اپنے ملازم خاص سے پوچھا، کیا تم نے ہی میرے لختے جگر کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا تھا؟ چودھری صاحب مجھے معاف کر دیں، جبرو نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ شیطان نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا اور میں جبرو کا اقبال جرم ادھورا رہ گیا۔ چودھری یاور حیات نے تیش کے عالم میں اپنے لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکالا اور یکے بعد دیگرے 6 کی 6 گولیاں جبرو کے سینے میں اتار دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک پیش آیا تھا کہ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں چودھری سے ایسی فوری رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جبرو کا سینہ اس بری طرح چھلنی ہو گیا تھا کہ زمین پر گرتے ہی وہ چل بسا۔ ملک صاحب، چودھری مجھ سے مخاطب ہو کر ٹھوس انداز میں بولا، اگر آپ کا قانون جبرو کو پھانسی کی سزا دے بھی دیتا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے۔ اس نے ریوالور ایک طرف پھینکا اور دونوں بازو میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اب آپ اپنے قانون کے تقاضے پورے کر لیں۔ اس وقت میرے ذہن کی عجیب حالت تھی۔ اگر جبرو زندہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں اس کی زبان سے وہ تمام تفصیلات اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اس نے وقوع کی رات مقتول کو کس طرح ٹریپ کیا تھا۔ بہرحال اس نے چودھری کے روبرو اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ مقدمہ کئی حوالوں سے میری ذات کے ساتھ جڑ گیا تھا اور اس کی ناخوشگوار یادیں کافی عرصے تک میرے ذہن میں چکراتی رہی تھی۔ اگر دیانتداری سے سوچا جائے تو چودھری یاور حیات نے مجھے کئی محاذوں پر شکست دی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ خاور کے قاتل کو میں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ قدرت نے جبرو کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں اسے قانون ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ بہر کیف جبرو کے گھناؤنے فعل کی روشنی میں آپ یہی کہیں گے کہ چودھری نے بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن میں قانون کا رکھوالا ہوں، اس لیے آپ کے انداز میں نہیں سوچ سکتا۔ اب آپ نے اس کہانی کو سن لیا ہے اور آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس خاص الخاص اور انوکھے مقدمے میں نے چودھری یاور حیات کے خلاف کس قسم کا چالان تیار کیا ہوگا۔ یہاں پر ہو جاتی ہے کہانی ختم اور آ جاتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ تو یہ تو بڑی بہت ہی غلط بات تھی نا کہ کتنا بھروسہ تھا اس چودھری کو اپنے نوکر پر، اپنے بیٹے کو اس کے گھر بھیجتا تھا، اس کی بیٹی کو اپنے گھر بلاتا تھا، اپنی بہت سارے کام اس کے سپرد کر کے رکھا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ قدرت نے اس لڑکے کے ساتھ میں کتنا ظلم کیا تھا، چلو وہ ہارمونز کے اس کی پرابلم تھی اور وہ لڑکے سے لڑکی بن گیا تھا۔ اس کو خود بھی تو اس سے پریشانی ہوتی ہوگی نا، بیچارہ اکیلے ساری پریشانیاں جھیل رہا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں اس طریقے کا حادثہ ہو گیا اور اپنی جان سے بھی چلا گیا بیچارہ۔ لیکن اس نوکر کو یہ خیال نہیں ہے، جبرو، ہاں جبرو کو اس کی بھی تو اتنی ہی بڑی ایک بیٹی تھی نا، کس طریقے سے وہ اس طریقے کی حرکت کر گیا۔ اللہ، تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب وہ رپورٹ پڑھ رہے تھے تب، اللہ کی پناہ۔ اور ہمارے ملک صفدر حیات صاحب نے تو اس بار بھی فوراً سے ہی کیس سلجھا لیا جلدی سے جلدی۔ اور اچھا، وہ کھورا اٹھانے والے صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ میں نام بھول گئی ان کا۔ تو انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا نا، خادم حسین، ہاں خادم حسین، تو انہوں نے بھی بہت اچھا، حالانکہ ملک صفدر حیات صاحب سے ان کی نوک جھوک تو چل ہی رہی تھی، لیکن کام انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ جبرو کو جیسے باہر دیکھا لے گئے اس کا کھورا نکالنے کے لیے اور پکڑوا دیا اس کو وہیں کے وہیں۔ اور ہاں یہ صحیح ہے کہ بددعا اثر کرتی ہے، جب دل سے نکلتی ہے نا جو چیز، چاہے وہ دعا ہو یا بددعا ہو، اثر کرتی ہے۔ چودھری یاور کو بھی تو اس کی بیوی نے بددعا دی تھی، ہو سکتا وہ بددعا ہی اسے لگ گئی ہو کہ عورت اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو کیسے پسند کرے، ہے نا، نہیں ہوتا ہے برداشت۔ حالانکہ اس نے منع نہیں کیا تھا لیکن وہ برداشت نہیں کر پائی ہوگی، وہ نکل گئی اس کے دل سے بددعا، اور وہ جی بھی کتنا اس کے بعد، 1 مہینہ ہی جی اور اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی بیچاری۔ چلیے، جو بھی کہانی تھی آپ نے سنی ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ لائک کریے اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، کمنٹس لکھیے جلدی جلدی سے۔
اور اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرس میں اسے شیئر کریے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ میں اچھی سی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کہانی نہیں سنی ہوگی، تو سنیے اور کمنٹس لکھیے، اور مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔